तारीख थी 7 मई 1966। लखनऊ के सबसे रईस और प्रभावशाली लोगों में गिने जाने वाले अजीजुर रहमान को अचानक से पैरालिटिक अटैक आता है। अजीजुर रहमान उस समय लखीमपुर खीरी के जमींदार हुआ करते थे। उनकी गिनती इलाके के सबसे ताकतवर लोगों में की जाती थी। अचानक आए अटैक की वजह से अजीजुर रहमान की स्थिति तेजी से बिगड़ने लगती है और फिर उन्हें बेहतर इलाज के लिए तुरंत लखनऊ के बलरामपुर हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। यहाँ उनका इलाज हरिओम गौतम शुरू करते हैं। उस समय डॉक्टर हरिओम गौतम की उम्र यही कोई 33 साल रही होगी। समय के साथ अजीजुर रहमान की तबीयत में सुधार भी होने लगता है और 10 दिनों के इलाज के बाद उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया। मगर इलाज के दौरान 10 दिनों में कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। दरअसल अजीजुर रहमान के 3 बच्चे थे, 2 बेटा और 1 बेटी। दोनों बेटे उन दिनों व्यापार और राजनीति में तेजी से अपने कदम बढ़ा रहे थे, जबकि बेटी भी पढ़ाई में काफ़ी अच्छा कर रही थी। 22 साल की बेटी का नाम शमीम रहमानी था। जब अजीजुर रहमान हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो पिता से मिलने परिवार के साथ एक दिन शमीम रहमानी भी हॉस्पिटल पहुंचती है। यहां आते ही अजीजुर रहमान का इलाज कर रहे डॉक्टर हरिओम गौतम की नज़र शमीम रहमानी पर पड़ती है। पहली ही नज़र में डॉक्टर गौतम शमीम रहमानी पर फिदा हो जाते हैं। गौतम भी काफ़ी हैंडसम था और ऊपर से डॉक्टर भी, इसीलिए शमीम रहमानी भी उससे खुलकर बातें करने लगती है। बातचीत की शुरुआत पिता की सेहत से जुड़े सवालों से होती है, मगर देखते ही देखते दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगते हैं और अफेयर की शुरुआत हो जाती है। इस लव अफेयर की शुरुआत से होता यह है कि जहां पहले डॉक्टर गौतम दिन में एक बार मरीज को देखने आते थे, वो कई बार आने लगते हैं और पिता की खिदमत के नाम पर शमीम रहमानी भी हॉस्पिटल में ही ज़्यादा समय बिताने लगती है। जब 10 दिन बाद अजीजुर रहमान हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हैं तो वो लखीमपुर खीरी स्थित एक घर में रहने चले आते हैं, क्योंकि अजीजुर रहमान शहर के प्रभावशाली लोगों में से एक थे। इसीलिए अब डॉक्टर गौतम रोज इनका हाल चाल लेने के लिए घर पर ही आने लगते हैं। दुनिया की नज़रों में डॉक्टर गौतम अजीजुर रहमान का हाल चाल लेने आता था, मगर असल में वो शमीम रहमानी से मिलने के लिए आता था। हालात तो यहाँ तक आ जाते हैं कि एक ही दिन में कई बार डॉक्टर गौतम अजीजुर रहमान से मिलने आने लगते हैं। घर में जवान बेटी की मौजूदगी और डॉक्टर का इतना ज़्यादा आना जाना भले ही घर वालों को नॉर्मल लगता है, मगर आस पास पड़ोस और शहर में तरह तरह की चर्चाएं होने लगती हैं, अमूमन जैसे समाज में होता है। कुछ पड़ोसी और रिश्तेदार डॉक्टर के इतना ज़्यादा घर आने पर एतराज़ भी करते हैं, मगर घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता है और डॉक्टर का आना जाना यूं ही लगा रहता है। रोज के आने जाने से होता यह है कि डॉक्टर गौतम और शमीम रहमानी एक दूसरे के लिए दीवाने हो जाते हैं और साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। समय यूं ही बीतता जाता है और इन दोनों का प्यार अपने ऊंचाइयों को छूते जाता है। भले ही इन दोनों का प्यार नई ऊंचाइयों को छू रहा था, मगर एक चीज़ थी जो इन दोनों को प्यार के आड़े आ रही थी और वो थी दोनों का धर्म। मगर बाद में मिले पत्र से खुलासा हुआ था कि डॉक्टर गौतम शमीम रहमानी से वादा करते हैं कि वो बहुत जल्द ही इस्लाम धर्म अपना लेगा और उससे शादी भी करेगा। इसी भरोसे पर शमीम रहमानी और गौतम का रिश्ता आगे बढ़ता रहता है। देखते ही देखते 1 साल का समय बीत जाता है। शमीम BSc की डिग्री हासिल कर लेती है। इसी बीच कुछ ऐसी चीज़ों का खुलासा होता है जिसके लिए शायद शमीम रहमानी तैयार नहीं थी। दरअसल एक दिन पता चलता है कि डॉक्टर गौतम पहले से शादीशुदा है। इतना ही नहीं, डॉक्टर के 3 बच्चे भी हैं। इस बात के खुलासे के बाद शमीम रहमानी और डॉक्टर गौतम का काफ़ी झगड़ा होता है, मगर रहमानी के प्यार में पागल डॉक्टर रहमानी को भरोसा दिलाता है कि वो अपनी पत्नी को छोड़ देगा
और फिर धर्म बदलने के बाद उसी से शादी कर लेगा। इस वादे के बाद दोनों के रिश्ते फिर से रास्ते पर आ जाते हैं, मगर सब कुछ लंबे समय तक सामान्य नहीं रह पाता है, क्योंकि अब डॉक्टर गौतम के एक अलग रूप का खुलासा होता है। दरअसल डॉक्टर गौतम शहर का मशहूर डॉक्टर होने के साथ साथ एक दिल फेंक किस्म का इंसान भी था। वो अक्सर अलग अलग लड़कियों से इश्क लड़ाता था, आए दिन नई नई लड़कियों के साथ सिनेमा घरों में घूमता था, रेस्टोरेंट और होटल में जाना इसके लिए आम बात थी। इस बात की जानकारी समीम रहमानी को भी हो जाती है और इस बात पर भी दोनों की लड़ाई होती है और लगने लगता है कि रिश्ता यहीं खत्म हो जाएगा। मगर गौतम इन आदत को छोड़ने का भरोसा दिलाता है। ये सब कुछ चल ही रहा होता है कि अचानक से बलरामपुर हॉस्पिटल से डॉक्टर गौतम के ट्रांसफ़र का ऑर्डर आ जाता है। ट्रांसफ़र का मतलब था कि दोनों का मिलना जुलना बंद हो सकता था। इसीलिए डॉक्टर गौतम अब अपनी पूरी पहुंच पैरवी का इस्तेमाल करता है और इस ट्रांसफ़र को भी रुकवा लेता है और बलरामपुर हॉस्पिटल में ही काम करता रहता है। कुछ दावों के मुताबिक गौतम का ये ट्रांसफ़र रुकवाने में समीम रहमानी ने ही अपने पिता और भाई के रसूख का इस्तेमाल किया था। इस तरह लगभग 2 साल बीत जाते हैं और समीम रहमानी तथा डॉक्टर गौतम का लव अफेयर यूं ही चलता रहता है। समय जरूर बदल रहा था, मगर डॉक्टर गौतम का स्वभाव नहीं। उसका दूसरी लड़कियों से मिलना जुलना जारी रहता है। इस बात की खबर लोगों से समीम रहमानी तक समय समय पर पहुंचती रहती है। समीम रहमानी डॉक्टर गौतम की ये हरकत बर्दाश्त नहीं कर पाती है और एक दिन 1968 के जनवरी महीने में लखनऊ के हजरतगंज क्वालिटी रेस्टोरेंट में समीम रहमानी डॉक्टर गौतम को दर्जनों लोगों की भीड़ में सरेआम थप्पड़ जड़ देती है। यहाँ लगने लगता है कि दोनों का रिश्ता अब खत्म हो जाएगा, मगर चीज़ें फिर से संभलती है तथा दोनों का मिलना जुलना और उठना बैठना जारी रहता है। गौतम रहमानी को अपने स्कूटर से भी घुमाने लगता है। कुछ महीनों तक तो इन दोनों का रिश्ता फिर से ठीक चलता है, मगर 1968 के जुलाई महीने में कुछ ऐसा होता है कि इन दोनों के रिश्ते में फिर से तूफान खड़ा हो जाता है। दरअसल रहमानी के भाई आमिर अहमद का नौकर गणेश समीम रहमानी को खबर देता है कि उसने शहर में देखा है कि डॉक्टर गौतम किसी लड़की को अपनी स्कूटर पर घुमा रहा था। कुछ ही समय पहले डॉक्टर गौतम ने रहमानी को भरोसा दिलाया था कि अब वो किसी और लड़की से नहीं मिलेगा, मगर जब समीम रहमानी ये सुनती है कि डॉक्टर गौतम फिर से किसी को घुमा रहा था तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है। वो अगले दिन यानी 10 जुलाई 1968 को डॉक्टर गौतम को मिलने के लिए बुलाती है और फिर दोनों में इसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है। झगड़े के बाद डॉक्टर गौतम अपने घर चला जाता है, मगर अगले दिन यानी 11 जुलाई को शाम के लगभग 3 बजे फिर से वो समीम रहमानी के घर आता है। यहाँ इन दोनों में कुछ ऐसी बातें होती है कि अब लगने लगता है कि समीम रहमानी और डॉक्टर गौतम का रिश्ता यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। समीम रहमानी इस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए मान भी जाती है, मगर जब डॉक्टर गौतम आखिरी बार रहमानी के घर से निकलने लगता है तो समीम रहमानी पीछे से उसे आवाज़ देती है और कहती है, कल मुझे कॉलेज का एक एडमिशन फॉर्म भरना है, मेरी मदद करने के लिए तुम कल आखिरी बार आ जाना, उसके बाद तुम चाहो तो कभी मत आना। समीम रहमानी की ये बातें सुनकर डॉक्टर गौतम आने के लिए हामी भर देता है। इसके बाद वो यहाँ से निकलकर अपने हॉस्पिटल जाता है। यहाँ जरूरी काम करने के बाद अपने आला अधिकारियों को डॉक्टर गौतम बताता है कि उसे जरूरी काम से सिविल हॉस्पिटल जाना है। हालांकि वो सिविल हॉस्पिटल जाने की बजाय रात के लगभग 10:30 बजे समीम रहमानी के घर पहुँचता है और दरवाजे पर दस्तक देता है। दरवाजा पर दस्तक की आवाज़ सुनते ही समीम रहमानी घर से बाहर निकलती है और हवेली का पश्चिमी दरवाज़ा खोलती है, जो लिविंग रूम से अलग हुआ था। लिविंग रूम से पश्चिम की ओर समीम रहमानी का कमरा था, जबकि लिविंग रूम से पश्चिम की तरफ एक और कमरा था जिसमें समीम रहमानी के परिवार के दूसरा लोग रहा करते थे।
समीम रहमानी द्वारा दरवाज़ा खोलते ही डॉक्टर गौतम लिविंग रूम में दाखिल हो जाता है और यहीं पर समीम रहमानी तथा डॉक्टर गौतम की लगभग 20 मिनट तक बातचीत होती रहती है। ये बातचीत बहुत सामान्य नहीं थी, क्योंकि बीच बीच में दोनों एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे और इस चीखने चिल्लाने की आवाज़ बाहर सोए घर के नौकर तक भी जा रही थी। इसी बहस के बीच 11 बजे के आसपास घर के बाहर बरामदे पर सोए पड़ोसी कलिका प्रसाद को अचानक से 2 गोली चलने की आवाज़ आती है। इसके अलावा इनके नौकर रामकृष्ण त्रिपाठी, जो गोली की आवाज़ सुनते ही भागते हुए लिविंग रूम में जाता है। लिविंग रूम में जाते ही वो देखता है कि डॉक्टर गौतम खून से लथपथ नीचे पड़े हुए हैं। उनके शरीर का आधा हिस्सा कमरे में है, जबकि आधा हिस्सा लिविंग रूम में है। रामकृष्ण त्रिपाठी ये भी देखता है कि समीम रहमानी दाहिने हाथ में बंदूक लेकर भागते हुए दूसरे कमरे में जा रही है। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। इसी के बाद घर का एक सदस्य समीम रहमानी के भाई आमिर अहमद के घर साइकिल से भागते हुए जाता है और डॉक्टर गौतम के मरने की जानकारी उसे देता है। इसके बाद वो पास के कैसरबाग कोतवाली में जाता है और रात के लगभग 1:30 बजे इस घटना की जानकारी पुलिस को देता है। मामले की जानकारी होते ही पुलिस भी मौके पर आ जाती है, क्योंकि ये एक बेहद ही हाई प्रोफाइल घराने का मामला था। इसलिए पुलिस वाले बहुत ही सावधानी के साथ सबूत इकट्ठा कर रहे थे। इसके अलावा गवाहों के बयान भी दर्ज किए जाते हैं। जबकि समीम रहमानी से पूछताछ की जाती है तो अब एक बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। समीम रहमानी पुलिस पूछताछ में बताती हैं कि मैंने डॉक्टर गौतम को नहीं मारा है, बल्कि हम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते थे और हम दोनों बहुत जल्द ही शादी करने वाले थे। एक तरफ एक गवाह का बयान था कि गोली चलाते तो किसी को देखा नहीं, मगर गोली चलने के बाद उसने बंदूक समीम रहमानी के हाथ में जरूर देखी थी। दूसरी तरफ समीम रहमानी कहती हैं कि गोली उसने नहीं चलाई। तो अब सवाल था कि आखिर गोली किसने चलाई। अब यहाँ पर इस केस में एंट्री होती है समीम रहमानी के कॉजन ब्रदर इकबाल खान की। गोली की आवाज़ आने के बाद घर में जो दूसरे व्यक्ति को देखा गया था वो इकबाल खान ही था। इकबाल खान समीम रहमानी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और वो शादी भी करना चाहता था, मगर समीम रहमानी डॉक्टर गौतम से शादी करना चाहती थी। इस खुलासे के बाद कहा जाता है कि जब रात के अंधेरे में समीम रहमानी और डॉक्टर गौतम को इकबाल ने एक साथ देखा तो उसने अपना आपा खो दिया और गुस्से में आकर उसी ने डॉक्टर गौतम पर गोली चला दी, जिससे उसकी मौत हो गई। समीम रहमानी के परिवार वाले भी इकबाल को ही मुलजिम बताते हैं। मतलब पुलिस के पास अब डॉक्टर गौतम की हत्या के 2 प्राइम सस्पेक्ट थे, मगर समस्या ये थी कि पुलिस के पास किसी के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं थे। पुलिस ने जो बंदूक जब्त की थी, दावा किया था कि उसी बंदूक से गोली चलाई गई है। फोरेंसिक जांच में सामने आता है कि काफ़ी समय से उस बंदूक से कोई गोली चली ही नहीं है। ऊपर से उस बंदूक के ट्राइगर पर न तो समीम रहमानी का फिंगरप्रिंट था और न ही इकबाल का। अब पुलिस पर आरोप लगने लगते हैं कि पुलिस ने समीम रहमानी के परिवार वालों के प्रभाव में आकर जानबूझकर अदालत में गलत बंदूक पेश की ताकि समीम रहमानी को बचाया जा सके। इसके अलावा पुलिस पर कमजोर सबूत इकट्ठा करने के भी आरोप लगता है। कोर्ट में यह भी साबित नहीं हो पाता है कि गोली समीम के कमरे से चलाई गई या दूसरे कमरे से। डॉक्टर हरिओम गौतम का कातिल कौन है, इस बात को साबित करने के लिए लंबे समय तक केस की सुनवाई चलती रहती है। कई गवाह पेश किया जाता है और फिर लखनऊ हाई कोर्ट से भी इस मामले की सुनवाई होती है। यहाँ से मामला फाइनली सुप्रीम कोर्ट में जाता है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के सामने भी बहुत मजबूत फिजिकल एविडेंस नहीं थे, मगर एक गवाही थी जो इस बात की ओर इशारा करती थी कि गोली किसी और ने नहीं बल्कि समीम रहमानी ने चलाई है।
दरअसल गोली की आवाज करीब से सुनने वाले लोगों में कलिका प्रसाद भी शामिल थे। जब गोली चली थी तो कलिका प्रसाद शमीम रहमानी के घर के ठीक बाहर थे। कोर्ट में कलिका प्रसाद गवाही देते हैं कि गोली चलने की आवाज के तुरंत बाद वो एक आवाज सुनता है जो संभवतः शमीम रहमानी की ही आवाज थी। शमीम रहमानी माँ से कहती हुई सुनाई देती है कि डॉक्टर ने मुझे धोखा दिया है, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, इसीलिए मैंने उसकी हत्या करके कुछ भी गलत नहीं किया है। कलिका प्रसाद आगे ये भी बता देता है कि थोड़ी देर बाद शमीम रहमानी को ये कहते हुए भी सुना कि भैया ये बंदूक लो और मुझे भी मार दो, और अब मैं ज़्यादा जीना नहीं चाहती हूँ। कोर्ट रहमानी के इस एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन को एक अहम सबूत मानता है तथा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा शमीम रहमानी को 1975 में डॉक्टर हरिओम गौतम की हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। कोर्ट में सुनवाई में यह भी साफ हो जाता है कि गोली भी किसी और ने नहीं बल्कि शमीम रहमानी ने ही चलाई थी। कोर्ट के मुताबिक जब आखिरी बार यानी 11 जुलाई 1968 को डॉक्टर गौतम शमीम रहमानी से मिलने रात के लगभग 10:30 बजे उसके घर आता है तो यहाँ पर 20 से 25 मिनट तक दोनों में लड़ाई होती रहती है। फिर डॉक्टर गौतम बाहर निकलकर अपना स्कूटर स्टार्ट करके जाने लगता है। अब पुलिस पर आरोप लगने लगते हैं कि पुलिस ने शमीम रहमानी के परिवार वालों के प्रभाव में आकर जानबूझकर अदालत में गलत बंदूक पेश की ताकि शमीम रहमानी को बचाया जा सके। इसके अलावा पुलिस पर कमजोर सबूत इकट्ठा करने के भी आरोप लगता है। कोर्ट में यह भी साबित नहीं हो पाता है कि गोली शमीम के कमरे से चलाई गई या दूसरे कमरे से। डॉक्टर हरिओम गौतम का कातिल कौन है, इस बात को साबित करने के लिए लंबे समय तक केस की सुनवाई चलती रहती है। कई गवाह पेश किया जाता है और फिर लखनऊ हाई कोर्ट से भी इस मामले की सुनवाई होती है। यहाँ से मामला फाइनली सुप्रीम कोर्ट में जाता है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के सामने भी बहुत मजबूत फिजिकल एविडेंस नहीं थे, मगर एक गवाही थी जो इस बात की ओर इशारा करती थी कि गोली किसी और ने नहीं बल्कि शमीम रहमानी ने चलाई है। दरअसल गोली की आवाज़ करीब से सुनने वाले लोगों में कलिका प्रसाद भी शामिल थे। जब गोली चली थी तो कलिका प्रसाद शमीम रहमानी के घर के ठीक बाहर थे। कोर्ट में कलिका प्रसाद गवाही देते हैं कि गोली चलने की आवाज़ के तुरंत बाद वो एक आवाज़ सुनता है जो संभवतः शमीम रहमानी की ही आवाज़ थी। शमीम रहमानी माँ से कहती हुई सुनाई देती है कि डॉक्टर ने मुझे धोखा दिया है, उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, इसीलिए मैंने उसकी हत्या करके कुछ भी गलत नहीं किया है। कलिका प्रसाद आगे ये भी बता देता है कि थोड़ी देर बाद शमीम रहमानी को ये कहते हुए भी सुना कि भैया ये बंदूक लो और मुझे भी मार दो, और अब मैं ज़्यादा जीना नहीं चाहती हूँ। कोर्ट रहमानी के इस एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन को एक अहम सबूत मानता है तथा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा शमीम रहमानी को 1975 में डॉक्टर हरिओम गौतम की हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। कोर्ट में सुनवाई में यह भी साफ हो जाता है कि गोली भी किसी और ने नहीं बल्कि शमीम रहमानी ने ही चलाई थी। कोर्ट के मुताबिक जब आखिरी बार यानी 11 जुलाई 1968 को डॉक्टर गौतम शमीम रहमानी से मिलने रात के लगभग 10:30 बजे उसके घर आता है तो यहाँ पर 20 से 25 मिनट तक दोनों में लड़ाई होती रहती है। फिर डॉक्टर गौतम बाहर निकलकर अपना स्कूटर स्टार्ट करके जाने लगता है। तभी एक बार फिर से शमीम रहमानी उसे आवाज देकर अंदर बुला लेती है। जैसे ही डॉक्टर गौतम अंदर आता है शमीम रहमानी एक गोली उसकी तरफ चला देती है, मगर किसी तरह डॉक्टर गौतम खुद को गोली से बचाने में कामयाब हो जाता है। हालांकि दोबारा जैसे ही खड़ा होता है शमीम रहमानी दूसरी गोली चला देती है जो सीधे डॉक्टर गौतम के माथे को चीरती हुई निकल जाती है। माथे में गोली लगते ही डॉक्टर गौतम वहीं पर गिर जाता है और फिर वहीं पर उसकी मौत भी हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सजा दिए जाने के बाद शमीम रहमानी को जेल भेज दिया जाता है,
मगर कुछ ही समय बाद उत्तर प्रदेश के तत्कालीन गवर्नर चिन्ना रेड्डी द्वारा शमीम रहमानी को माफी दे दी जाती है और उम्र कैद की सजा पाने वाली शमीम रहमानी महज 2 साल में जेल से वापिस आ जाती है।